माँ के मन में मानो बरसों का बंधा हुआ बांध टूट कर बह रहा था। उनका पछतावा, उनका दर्द, उनका खालीपन, सब कुछ उस दिन आंसुओं संग बह रहा था। और उनका चेहरा सहारे के लिए मुझे पुकार रहा था। सभी कामों से निपटकर कुछ देर सुस्ता लेने का मन हुआ। कितनी तेज धूप है। सूर्य का उद्दंड प्रखर प्रकाश खिड़कियों के रास्ते कमरे के अंदर तक प्रविष्ट हो गया है। खिड़कियों पर टंगे मोटे मोटे गहरे नीले पर्दों को खींच उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। आहा, अंधेरे कमरे में आंखें मूंद कर रिलैक्स होने का मज़ा कुछ और ही है। झपकी लगी ही थी कि आंखों में माँ का चेहरा उभर आया, दर्द और पीड़ा से भरा। शायद कुछ कहना चाहती थी। मन व्याकुल हो गया। फ़ोन उठाया। हेलो माँ, कैसी हो? दूसरी ओर से कमज़ोर अशक्त स्वर आया। ठीक हूँ बेटा, बस तू आ जा, एक बार मिल ले आकर। बोल, कब आ रही है? माँ, समझना, एकदम से घर छोड़कर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तुम लोग सब मुझे ही समझते हो और समझा समझा कर मैं थक गई हूँ। तू तो मुझे समझने की कोशिश कर, मेरी लाड़ो। माँ के स्वर में खींच और विवशता थी। फ़ोन कट गया था। झट सुदीप को फ़ोन किया। सुदीप, मुझे माँ के पास जाना है। एकाएक? क्यों, क्या हुआ? ऑल इज़ फाइन, सब ठीक तो है? सुदीप के स्वर में चिंता थी। कुछ नहीं, बस माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बुला रही है। ओके, आज शाम की ही बुकिंग करा देता हूँ। तुम पैकिंग कर लो, शाम 5 बजे की फ़्लाइट है। 1 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पहुँचना ही है। अभी तो 2 बज रही है। जल्दी जल्दी बैग में कपड़े ठूंसे और कैलाशी को आवश्यक निर्देश दे दिए। तब तक कैब भी आ गई थी। फ्लाइट समय पर थी। फ्लाइट के टेक ऑफ के साथ ही विचारों का प्रवाह आरंभ हो गया। दिल में अलग ही बेचैनी। माँ एकाकी, असहाय, अशक्त। उफ, ये बुढ़ापा, सारा जीवन बच्चों में लगा दिया। ये सब सोचते सोचते गालों पर गीलापन महसूस हुआ। धीरे से रुमाल निकाल आंसुओं को ढक लिया। वही जानी पहचानी दिल्ली और दिल्ली की सकरी गलियां। भले ही कोई इन्हें देखकर नाक भौं सकोड़े, लेकिन मेरी तो बाँछें खिल जाती हैं। सारा बचपन इन्हीं गलियों में दौड़ते भागते उछलते कूदते गुजरा है। रात गहरा रही थी। ऊँघती गलियों ने भी बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। गली नंबर 12, मकान नंबर 10 प्रतीक्षातुर दिख रहा है। अध खुले दरवाजे से झांकता प्रकाश अधीरता से बुला रहा है। ऑटो से उतरकर छूटे तीर की माफिक सीधे माँ के कमरे में पहुँच गई। माँ, माँ, लो, मैं आ गई। गुड्डो, लेटे लेटे ही माँ का क्षीण किंतु उल्लसित सा था स्वर। माँ हुलसकर माँ से चिपक गई। क्या हो गया है आपको? माँ, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। बेटा, बुढ़ापा ही सबसे बड़ा रोग है और ये मुआ अकेलापन। पर ये दोनों, छोटू और गुड्डू, बेटा, अब उनका अपना संसार है। प्रेम और ममता भी तो सोते की तरह नीचे की ओर ही बहता है। घर में कुछ बदला सा लगा। घर की छत पर 2 मंजिलें और चढ़ गई थीं। उनमें अपने में मशगूल 2 दुनिया और समा गई थी। सबसे ऊपर गुड्डू अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ, और बीच वाले में छुटका अपनी पत्नी और बिटिया के साथ, और निचले हिस्से में राने घर में असहाय पीड़ा झेलती
अशक्त एकाकी माँ आंखें मूंदे कभी बच्चों की आवाज़ आंगन से कमरे तक पहुंच जाती तो माँ उसी में सुख पा जाती। बहुएं छज्जे से रस्सी के सहारे टोकरी में खाना रखकर पहुंचा देती और घंटी बजा देती, कभी बड़ी तो कभी छोटी, और कभी यूं ही उपवास हो जाता। माँ के बगल में ही लेट गई। माँ की वही चिर परिचित खुशबू। मैं फिर से वही छोटी सी गुड्डो बन गई थी। जर्जर हाथों का कोमल स्पर्श आप माँ की ममता से भीगती रही। मन भयभीत था, सामने जीवन का कटु भयावह सत्य, रास्ते की थकान और माँ को लेकर उसकी चिंता। मन भी थक गया था। पापा के जाने के बाद माँ से ही तो उसका मायका था, उनके लिए ही तो वो भागी चली आती थी। घर की हर दीवार और आंगन के कोने कोने में अपना बचपन दोहरा लेती। शायद ये एहसास शब्दातीत है और हमेशा रहेगा। बेटा, सुनकर तंद्रा टूटी। माँ का चेहरा ध्यान से देखा। समय की मार और बुढ़ापे की छाप पूरी प्रबलता से उभर आई थी। माँ का खिला खिला सुंदर चेहरा झुर्रियों के मकर जाल से ढक गया था। बड़ी बड़ी आंखें काले स्याह हो गए गड्ढों में धंस गई थी। एक विवशता, एक निराशा से ढका चेहरा। हाँ माँ, कुछ चाहिए? बेटा, बहुत भूख लगी है, मैंने थोड़ा डरे सहमे स्वर में कहा। अरे तो क्या हुआ, अभी कुछ बना लेती हूँ। आप क्या खाओगी? बेटा, आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी के साथ 2 फुलके उतार दे, बस। बहुत दिन हो गए सब्जी रोटी खाए। रोज रोज की अचार रोटी से जीभ और गला दोनों छिल गए। माँ की आवाज़ का दर्द अंतर तक उतर गया। क्या बुढ़ापा ऐसा ही होता है? माँ, मैं लौकी नहीं खाता, और माँ, मेरी सब्जी में हरा धनिया मत डालना। माँ, मेरी आलू की तरी वाली सब्जी। हाँ बेटा। माँ तीनों के नखरे उठाती, तड़के उठकर उनकी अलग अलग सब्जियाँ टपट बनाकर टिफिन लगा देती। वही बेटे, आज मैं रसोई की ओर गई। रसोई घर भी माँ की तरह उदास और निराश, कुछ उपेक्षित। मेरा हाथ लगते ही कुछ ही देर में रसोई घर काम करने लायक हो गया। गली के पंसारी से जरूरी सामान लाकर गैस चूल्हे पर एक और मसाला भूनकर सब्जी चढ़ा दी और दूसरी ओर तवा रख दिया। इतना सब कुछ करने में 1-1.5 घंटे से अधिक का समय लग गया। इस बीच माँ दसियों बार पूछ चुकी, बेटा खाना बन गया? एकाएक लगा कि मैं माँ की माँ बन गई हूँ और वे नन्ही बच्ची। उसी कांसे की थाली को साफ कर चमका कर माँ के लिए खाना लगा दिया। खाना खा लो माँ। माँ की आंखें खुशी से चमक रही थीं। बाहों का सहारा देकर 2 बड़े तकियों के सहारे उन्हें बैठा दिया। अपने हाथ से उन्हें पहला कौर दिया तो माँ उस बच्चे की तरह खुश हो गई जिसे उसकी पसंदीदा मिठाई एक लंबे अरसे के बाद मिली हो। दोनों की आंखों से दुख वेदना का झरना फूट पड़ा। गहरी चुप्पी में बोलती सिसकियाँ, माँ की कमज़ोर उंगलियाँ मेरी घनी केश राशि में गुम हो गईं। माँ की आंखें कहीं दूर अतीत के किसी कोने में खोई हुई थी। उनके चेहरे की झुर्रियों में छिपी हुई कहानियाँ जैसे आज खुलने को बेताब थी। मैं उन्हें देखती रही, लेकिन मन में उठ रहे सवालों का गुबार मुझे भीतर तक घुटन दे रहा था। माँ के साथ बिताए अपने बचपन के वे दिन चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूम गए थे। जब कभी भाइयों से मेरा झगड़ा होता, माँ उनका पक्ष ले
मुझे ही गलत ठहराती और भाई मुझे चिढ़ाते हुए बाहर खेलने निकल जाते। छोटी छोटी बातों पर मुझे टोकती थी माँ, भाइयों को नहीं। भाइयों के अच्छे स्कूल थे, इसके अलावा मोटी फीस देकर उन्हें कोचिंग सेंटर भी भेजा जाता था और वे अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा जाए। और मेरे हिस्से में मोहल्ले का सरकारी स्कूल। मुझे अक्सर सवाल चुभते, क्या मुझे मेरा सपना देखने का हक नहीं? क्या मेरी इच्छाएं, मेरी ज़रूरतें मायने नहीं रखती? इन सवालों के जवाब मुझे कभी नहीं मिले और ना ही कभी माँ से पूछने की हिम्मत हुई। सालों तक ये मेरे भीतर एक तीस बनकर रहे और इसी कारण माँ के प्रति कभी कभी आक्रोश भी पैदा हो जाता। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई मुझे समझ आया कि माँ खुद भी उस व्यवस्था की शिकार थी जिसने उन्हें यह सिखाया था कि बेटों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। पापा की कठोरता और समाज की अपेक्षाओं ने शायद उन्हें मजबूर कर दिया होगा। फिर भी बचपन का गहरे में दफन दर्द कभी कभी सिर उठा लेता। लेकिन आज वे खुद अपनी रूढ़िवादी सोच और परंपराओं की कैद की सजा उन्हीं बेटों के हाथ भुगतने को मजबूर थी। न जाने कब तक मैं भावनाओं की ज्वार भाटे में डूबती उतराती रही। मेरा गला रुंध गया। धीरे से बोली, माँ, आपने हमेशा कहा था कि लड़की पराया धन है और बेटे कुल के दीपक। मेरी बात पूरी भी न हुई कि माँ ने मेरे मुंह पर अपना खुरदरा कमजोर हाथ रख दिया। फवक कर रो पड़ी। मन के अंदर से मानो कोई बरसों का बंधा हुआ बांध टूट कर बह गया। उनका पछतावा, उनका दर्द और उनके भीतर का खालीपन, सब कुछ आंसुओं के संग बह गया। मैंने धीरे से उनके हाथों को पकड़ा और कहा, माँ, जब मैं हूँ ना, अब ये अकेलापन, ये दर्द सब मिलकर बांट लेंगे। माँ ने मुझे खींचकर अपने गले से लगा लिया। उनकी कमज़ोर बाहों में वो शक्ति महसूस हुई जो वर्षों पहले मुझे सुकून देती थी। हम दोनों देर तक यूं ही बैठे रहे, जैसे एक दूसरे के आंसुओं को चुपचाप समेट रहे हों। उस रात जब माँ सो गई तो मैं उनके पास बैठी उनकी झुर्रियों भरे चेहरे को निहारती रही। वो वही चेहरा था जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे सिखाया कि संघर्ष कैसे किया जाता है। अब वही चेहरा सहारे के लिए मुझे पुकार रहा था, एक नए इरादे के साथ और किरण के इंतजार में। और भोर की किरण के इंतजार में कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, ये इतनी प्यारी कहानी जिस लेखिका ने लिखी है उनका नाम है डॉक्टर यशोधरा भटनागर। क्या बात है, हेड्स ऑफ यू, बहुत अच्छी कहानी लिखी है आपने। तो दोस्तों, आपको भी पसंद आई होगी ये कहानी, माँ की व्यथा, मतलब अपने बेटों के बीच रहने वाली माँ की इतनी दर्द भरी कहानी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए